hidden light shining in every creature, O hidden light shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, O hidden love, embracing all in oneness. may each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he also one with every other. एक मिनट के लिए साइलेंस रखते हुए आज हम लोग शिव सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिव सूत्र कश्मीर शैविज्म का न्यून ड्यूअलिस्टिक शैव सिस्टम है, जिसमें द्वय नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल वो होता है। जैसा कि हमारे यहाँ थियोसफी में भी हम जानते हैं कि वननेस की बात की जाती है, तो वहाँ ये नॉन ड्यूअलिस्टिक सिस्टम है, शैव सिस्टम। और इसमें अगम शास्त्र होते हैं और उनमें रेवल्यूशन ऑफ शिवा कहलाता है ये। तो ये शैव फिलॉसफी में त्रिका शास्त्र है, जैसे कि शिव, शक्ति और नर तीन तीन होते हैं इसमें। जैसे परा, अपरा और परा अपरा, परा परा, इस तरह तीन ये कहलाते हैं, एक हाईएस्ट, एक आइडेंटिटी इन डिफरेंस और एक डिफरेंस। और इस तरह तीन शास्त्र कहलाते हैं। त्रिका शास्त्र, इसलिए इसको कश्मीर शैविज्म में त्रिका शास्त्र भी कहते हैं। पहला है अगम शास्त्र, दूसरा है स्पंद शास्त्र और तीसरा प्रतिभिज्ञ शास्त्र, प्रत्यभिज्ञ हृदय जिसका एक ग्रंथ है। अगम शास्त्र में भगवान शिव का डायरेक्ट रेवलेशन कहलाता है और इसमें अगम कैटेगरी में शिव सूत्र इसका बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस दोनों इस सिस्टम की दी गई। ये 9th सेंचुरी में वासुगुप्ता एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनको ये रिवील हुआ था भगवान शिव के द्वारा। तो उन्होंने खुद इस सिस्टम को फॉलो किया और इनके बाद इनके बहुत सारे शिष्य जैसे भट्ट कलाद, सोमानंद, उत्पल देव, अभिनव गुप्ता, क्षेमराज, इस तरह बहुत सारे इनके शिष्य की परंपरा में ये शिव सूत्र आगे बढ़ता रहा। इसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद कोई इसका मेजर राइटर या पब्लिकेशंस नहीं मिलते हैं। 20वीं शताब्दी में स्वामी लक्ष्मण जू, एक कश्मीरी हिंदू स्कॉलर थे, उन्होंने इसको फिर से यौगिक स्ट्रीम को रिवाइव किया है। इतने समय तक ये इसके बारे में कोई इसका अता पता नहीं चला, क्योंकि बीच में वहाँ पे कश्मीर के अंदर सही नहीं था पीरियड, या ऐसा रहा कि इन्वेजन्स होते रहे बराबर। तो कश्मीर शैविज्म में इसके बाद आचार्य रामेश्वर झा, स्वामी मुक्तानंद इत्यादि बहुत सारे लोग। शिव सूत्र में 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। सबसे पहला है संभवोपाया कहलाता है, संभवोपाया, इसमें कुल 22 सूत्र हैं। और दूसरा शक्तोपाया है, इसमें 10 सूत्र हैं। और अणवोपाया है लास्ट और थर्ड, इसमें कुल 45 सूत्र हैं। तो कुल मिला के इसमें 77 सूत्र हैं इस शिव सूत्र में। तो अब हम पहले सूत्र पे आते हैं। पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। चैतन्यम का अर्थ है यहाँ पे नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। आत्मा मीन्स इंडिविजुअल स्पिरिट इन मैन, who is generally referred to as the monad in western literature। हम इसको monad कहते हैं। संस्कृत वर्ड आत्मा is used both for the supreme spirit which underlies, pervades and contains the whole universe within its infinite embrace, as well as the individual spirit, which is essentially of the same nature of the supreme spirit, but is this unbound इनफाइनाइट रियलिटी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू ए पॉइंट और सेंटर। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एक तरफ तो सुप्रीम स्पिरिट की बात की जा रही है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल स्पिरिट की बात की जा रही है, जिसको मोनेट कहा जा रहा है। और ये सब एक ही हैं,
इनका कहना है कि इसके अंदर पूरी पोटेंशियलिटी है, सब कुछ उसके अंदर है, जो एक छोटे से जीव के अंदर है, और ये सेंटर है, और ये इंडिविजुअल स्पिरिट उसी सुप्रीम स्पिरिट का पार्ट है, जिसमें कि वो शिवत्व या शिव तत्व जो है पूर्ण रूप से विद्यमान है, मगर अभी डोरमेंट स्टेज में है, और उसको हमने अपने एवोल्यूशन में इसको पूरी तरीके से रियलाइज करना है, यही उद्देश्य है थियोसॉफी कहती। अब हम समझे अल्टीमेट रियलिटी जिसकी बात यहाँ की जा रही है, या शिव क्या है। ये शिव प्रकाश विमर्श में कहलाते हैं, जिसमें कि दो शब्द आते हैं, आई एंड दिस। आई मीन्स प्रकाश एस्पेक्ट, और दूसरा है दिस इज और इट्स कॉन्शियसनेस ऑफ इटसेल्फ इज विमर्श एस्पेक्ट। तो इस तरह दो एस्पेक्ट हैं, एक तो विमर्श स्वतंत्र अनइम्पीडेड सॉवरेन पावर है, और दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को अब हम समझते हैं, यहाँ जो चैतन्यता की बात की जा रही है, कॉन्शियसनेस इज मेड फ्रॉम वर्ड कॉन्स्कायर which means conscience or conscientious। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, वी हैव टू बी मोर एंड मोर कॉन्शियस। अब हम ये देखें ये कॉन्शियसनेस है क्या। वेन एवर देयर इज एनी अपीयरेंस देयर इज प्रकाश और प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। संस्कृत में ये शब्द प्रकाश यूज किया गया है कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए। विदाउट प्रकाश और लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस नथिंग कैन अपीयर। ऐसा कहा जाता है कुछ भी हमको जो दिखता है वो बिना कॉन्शियसनेस के नहीं दिख सकता है। तो इसको जानने के लिए इन्होंने ये बात कही है, ये कॉन्शियसनेस की जो यहाँ बात हो रही है, चैतन्य आत्मा, जो आत्मा है वो चैतन्य होनी चाहिए, अगर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ती है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस ही उद्देश्य है हमारे इवोल्यूशन का। तो यहाँ कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है। एवरी अपीयरेंस इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा कहा गया है। कठोपनिषद में देखते हैं इसको क्या कहा गया। कठोपनिषद के सेकंड पार्ट में 2 और 15 आगे में इसके बारे में जो कहा गया है वो है कि कॉन्शियसनेस इज द सुप्रीम लाइट। नो फिजिकल लाइट सच एज सन मून और स्टार्स और लाइटनिंग शाइन्स देयर टू से नथिंग ऑफ फायर। इवन ये कह रहे हैं सन मून स्टार इवन फायर, कोई भी चीज हमको नहीं शाइन करती जब तक कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस की सुप्रीम लाइट नहीं है। कॉन्शियसनेस इज इट्स ओन लाइट, इट इज शाइनिंग, एवरीथिंग एल्स शाइन्स इन इट्स वेक। कॉन्शियसनेस की लाइट जब तक नहीं होगी, उसी के वेक में सारी लाइट या सारी शाइनिंग उसी के वेक में, उसके ही, जब तक वो पीछे से नहीं होगी कॉन्शियसनेस, तब तक नहीं दिखाएगी देगी। तो ये कॉन्शियसनेस जो है इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है, यही उद्देश्य है जो अभी हम लोगों ने बात करी। अभी इसका अर्थ देखते हैं। ये कह रहे हैं द मोनेड और द इंडिविजुअल स्पिरिट हु इज द इनर मोस्ट सेल्फ ऑफ मैन इज एसेंशियली ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस और द रियलिटी इन इट्स आउटवर्ड टर्न्ड एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियस। तो आई के तेमनी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अनिवार्य रूप से जो हमारा अंतरतम आत्मा है, हम सबके अंदर, मोनेड के अंदर, जो व्यक्तिगत आत्मा है उसके अंदर, ये इसकी वास्तविकता पूर्ण रूप से है, और ये क्या है, शुद्ध चैतन्यता है, मगर ये बाह्यमुखी अवस्था में है। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि सुप्रीम रियलिटी और अल्टीमेट रियलिटी और ये जो इंडिविजुअल स्पिरिट है ये एक ही हैं। तो इसको हम लोग थियोसॉफी में कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एज अबव सो बिलो। क्योंकि अगर हम पिंड को जान जाएंगे तो हम ब्रह्मांड को जान सकते हैं, ये बात कही जाती है। अब हम इसके पहले सूत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम लोग इन थियोसॉफी वी नो अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड यूनिवर्स।
which appears out of unmanifest region and is maintained and it again reabsorbed in the unmanifested region. एक unmanifested region है, अर्थात जो अव्यक्त जगत है, अनमैनिफेस्ट है, उससे ये मैनिफेस्ट यूनिवर्स एपियर होता है। क्रिएट भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बार बार इसमें से एपियर होता है और दोबारा से समाप्त हो जाता है, फिर से एपियर होता है, सृष्टि बनती है, प्रलय हो जाता है। तो ये सब का सब ड्रामा ऑफ मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्ट से ही होता है, और अनमैनिफेस्ट में ही ये सब घटित होता है। तो अनमैनिफेस्ट में ही मैनिफेस्ट बनता है और बराबर समाप्त होता रहता है। दूसरी चीज है सेकेंडली अल्टीमेट रियलिटी underlying both manifested and unmanifested region is an integrated state। ये अल्टीमेट रियलिटी की बात की जा रही है, जो शिवत्व है, ये होल है, चेंजलेस है, इनडिवाइजिबल है, विदाउट डिस्टिंक्शन है, और ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन या मानव समझ के परे है। परंतु इसको डायरेक्ट परसेप्शन से जाना जा सकता है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये इंटीग्रेटेड स्टेट जो है, दोनों मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट दोनों में एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं है, अनमैनिफेस्ट में भी है और मैनिफेस्ट जगत में भी है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, और इसीलिए हम सब के अंदर जो यूनिकनेस है वो बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में इवन दो पेड़ के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते, और जहां तक मोनेट की बात है, इसके अंदर तो काफी काफी डिफरेंस होते हैं। तो ये यूनिकनेस हमको लेके चलना है। कबीर का एक दोहा देखें, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को समझाया है। बूंद समानी है समुद्र में, जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। ये तो हम सब जानते हैं कि समुद्र में बूंद मिल गई, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समुद्र है पूरा का पूरा बूंद में उतर गया, अर्थात वो यूनिकनेस के साथ वो उसमें समा गया, वननेस में। तो इसको बहुत कम लोग जान पाते हैं, या ये डायरेक्ट रियलाइजेशन की चीज है जिसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। द सेंटर ऑफ डिवाइन लाइफ एंड कॉन्शियसनेस कॉल्ड अणु इन द शिव सूत्र are apparently scattered far and wide in the realm of time and space when looked at from below through the instrumentality of intellect। अगर हम नीचे से देखें तो ये जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं, जिनकी अभी हमने अलग बात करी, जिनके अंदर डिविनिटी पोटेंशियल है, डिविनिटी और डिवाइन लाइफ एंड कॉन्शियसनेस, इनको अणु कहा गया है शिव सूत्र के अंदर। जब इनको हम नीचे से देखते हैं, इंटेलेक्ट या अपनी बोध से जानने की कोशिश करते हैं, तो ये हमको अलग अलग जगह बिखरे हुए नजर आते हैं, टाइम और स्पेस में। ये हर जगह हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पे और अलग अलग स्पेस में, ये सब जगह हैं। एंड दे आर कॉन्सेंट्रिक एंड रूटेड इन द महाबिंदु। एक महाबिंदु की बात यहाँ पे की जा रही है, उसके अंदर ये सब रूटेड हैं, मतलब उसके अंदर कंसेंट्रिक हैं, समकेंद्रिक है। सारे के सारों का केंद्र, जितने अभी हमने सेंटर्स की बात की जिसको अणु कहा, इनके ये सब समकेंद्रिक हैं उस महाबिंदु में, जो हाईएस्ट पॉइंट है, द ग्रेट सेंटर महाबिंदु। और ये अनमैनिफेस्ट रीजन में है, और जिसके थ्रू ये सारा का सारा मैनिफेस्टेड यूनिवर्स उसी में अपीयर होता है और कंटिन्यू टू फंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये पूरे अपने सृष्टि के दौरान उसके अंदर अनमैनिफेस्ट में ही रहता है, अनमैनिफेस्ट में ही बनता है और बिगड़ता है और फिर से बनता है, चलता रहता है, समाप्त हो जाता है, फिर से बनता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये महाबिंदु उसके अंदर है, ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, अनमैनिफेस्ट। और ये सारे अणु जो हैं, ये हम जानते ही हैं कि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में हैं। These centers अणु are separate from each other in the realm of manifestation। मैनिफेस्टेशन में ये सारे अणु अलग अलग हैं, और ये सब के सब दे आर वर्किंग थ्रू द एजेंसी ऑफ द माइंड। ये मन के द्वारा कार्य करते हैं, माइंड प्रिंसिपल जो है उसके द्वारा ये सब के सब कार्य करते हैं।
अर्थात इनको कई जगह पे मनोबिंदु भी आगे जाके कहा गया है। वैसे अणु का नाम इनको ज्यादातर दिया गया है। बट इन द रेम ऑफ अनमेनिफेस्ट दे आर रूटेड इन वन रियलिटी। अगर हम इसको अनमेनिफेस्ट के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक रियलिटी में रूटेड हैं सारे के सारे अणु, और ये अलग अलग नहीं। अब इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि ये विरोधाभास दिख रहा है। ये एक भी हैं और अलग भी हैं। तो जैसी अभी बात करी हम लोगों ने कि जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है उसके अंदर ये अलग अलग दिखते हैं क्योंकि माइंड प्रिंसिपल है इसलिए। और अनमैनिफेस्ट में ये सम केंद्रिक है, मतलब इन सबका केंद्र एक है और ये अलग अलग नहीं है, एक ही। और इस रहस्य को, इस विरोधाभास को समाप्त किया जा सकता है डायरेक्ट रियलाइजेशन के द्वारा, जब हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो जाती है और ये मोनेट के अंदर पूर्ण रूप से सेंटर्ड है। और कॉमन ग्रेट सेंटर जिसकी बात की अभी हमने कि क्या नाम है, महाबिंदु, उसके अंदर अपने को सेंटर कर लेती है। तो ये डायरेक्ट रियलाइजेशन से इसको जाना जा सकता है कि हम सब एक। कॉन्शियसनेस एंड पावर, नेक्स्ट पॉइंट है शिव एंड शक्ति। दो चीजें हैं यहाँ पे, दे आर पोलर अपोजिट एंड इनसेपरेबल। अभी हम देखें कैसे इसको समझ सकते हैं। ये शक्ति की बात की जा रही है और चेतना की बात की जा रही है, दो चीजें, शिव और शक्ति। शिव जो है वो कॉन्शियसनेस है और शक्ति पावर है। ये दोनों पोलर अपोजिट हैं, इनसेपरेबल है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब हम इसको मैग्नेट के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि मैग्नेट को हम कितना भी तोड़ दें, ब्रेक कर लें, मगर उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा बने ही रहेंगे। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि ये शिव शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही हैं, दोनों पोलर अपोजिट हैं और वो अलग अलग नहीं किए जा सकते। परंतु अलग अलग कंडीशंस में किसी एक का बाहुल्य या प्रीडोमिनेंस हो सकता है, इसको कहते हैं, बट हैविंग वेरिंग रिलेटिव प्रीडोमिनेंस इन डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस में इनके अंदर रिलेटिव प्रीडोमिनेंस अलग अलग होता है। In unmanifest, power aspect of one reality or Shakti is potential and remain merged in the consciousness of the Shiva and is indistinguishable. Unmanifest के अंदर जो पावर एस्पेक्ट है या जो शक्ति है वो वन रियलिटी जो है वो पूरी तरह पोटेंशियल रहती है और शिव की कॉन्शियसनेस में ही रहती है और ये छिपी रहती है। It is only when manifestation takes place after a period of pralaya that Shakti separates from the Shiva, descends to the Mahabindu or common great center and creates the paraphernalia of manifestation. जब मैनिफेस्टेशन होता है प्रलय के बाद तो ये शक्ति शिवा से अलग हो जाती है और महाबिंदु के द्वारा अवतरित होती है इस दुनिया में और पूरा पैराफर्नेलिया, पूरे साजो सामान के साथ इस दुनिया में उतरती है। कुल 36 तत्व होते हैं, अगर हम उसको देखेंगे बाद में, 36 तत्व के साथ वो इस दुनिया के अंदर उतरती है। और उस केस में जो कॉन्शियसनेस है शिवा की, वो शक्ति के द्वारा फंक्शन करती है। और जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता जाता है शिव की शक्ति बढ़ती जाती है और जो शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था वो शक्ति कम होती जाती है, शिवा या कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाती है। लास्ट पॉइंट है, हर ऑर्गेनिज्म में, इन ईच ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसनेस एंड पावर आर टुगेदर। हर जीवात्मा के अंदर, हर जीव के अंदर ये कॉन्शियसनेस यानी शिव और शक्ति साथ में पाए जाते हैं। मगर जैसा अभी बात की थी, प्रिडोमिनेट हो सकता है, किसी एक का बाहुल्य हो सकता है, कोई 35-65 हो सकता है, कभी कोई 30-70 हो सकता है। और एवोल्यूशन के कंडीशंस में सरकामस्टेंसेस जो प्रिवेल कर रही हैं पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ एक्सप्रेशन में, उसके मुताबिक वहां पे इसके अंदर प्रेडोमिनेंस होता है या तो कॉन्शियसनेस का या पावर का। अब हम लोग दूसरे सूत्र पे आते हैं, ज्ञानम बंधा। जैसे हम जानते हैं ज्ञानम नॉलेज, द वर्ड इज यूज्ड फॉर बोथ मेंटल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज।
but in the present context it is used for mental knowledge. यहाँ पे हम मेंटल नॉलेज की ज्यादातर बात कर रहे हैं, जो कि लोअर नॉलेज कही जा सकती है। दूसरा है बंधा, बॉन्डेज, कन्फाइनमेंट इन द लोअर वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। ये बॉन्डेज हम सबके अंदर आ जाती है, और इस बंधन की यहाँ पे बात की जा रही है कि ज्ञान बांधता है। अब आई के तैमनी जी इसको प्रत्यभिज्ञा हृदय में एक सूत्र में कहते हैं, चित्ति संकोचितात्मा चेतनोपि संकुचित विश्वमया। चिति ही यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात की है। The Atma or the individual monad is merely a centralized expression as well as contracted form of universal consciousness. तो ये जो universal consciousness है उसका contracted form है, even though he is nothing. ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर सारी पोटेंशियल में है पावर, but an expression of consciousness, this is obscured by the limited mental कंडीशन ऑफ द मेंटल वर्ल्ड इनफिल्ट्रेट। तो ये इसके अंदर बंधन आ जाता है, ज्ञान की वजह से बंधन। अब हम इसको आगे समझने की कोशिश says that self is pure consciousness. The question arises that is pure consciousness, how is it that it is in bondage? So second सूत्र जो है it provides the answer to this question. It says that the bondage of the individual is due to his so called ज्ञान। ये लिमिटेड नॉलेज है, इसकी वजह से ये ज्ञान है, विच रियली स्पीकिंग इज अज्ञान। उसको अगर हम असली बात कहें तो ये अज्ञान कहलाएगा या इग्नोरेंस है, बट दिस इग्नोरेंस इज नॉट निगेटिव। ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक स्टेज पे हमको ये आवश्यक है। ये ज्ञान, इस ज्ञान के बिना हम आगे चल नहीं सकते, हम उतना एवोल्यूशन शुरू में कर ही नहीं पाएंगे। एक काइंड ऑफ पॉजिटिव ज्ञान, ए श्रंकन विशिएटेड नॉलेज। तो हमारे अंदर ये विशिएटेड या जो बंधन है, ये जो ज्ञान है, ये जो संकुचित ज्ञान है, इसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। और ये पॉजिटिव, इसको हम कह सकते हैं, नेगेटिव नहीं, मगर ये अज्ञान ही है बेसिकली। बट दिस काइंड ऑफ ज्ञान और नॉलेज इज ट्रूली स्पीकिंग अज्ञान और इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस दो तरीके का होता है। एक कहा जा रहा है कि नॉट नोइंग द रियल सेल्फ टू बी सेल्फ एट ऑल, कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द वंस रियल सेल्फ। पहली चीज तो ये है कि हम इस सेल्फ को भूल गए हैं, जो हमारे अंदर सेल्फ है, हायर सेल्फ जिसकी बात की जा रही है, और उससे हम पूरी तरह कट गए हैं अपने रियल सेल्फ से, प्योर शिवत्व जो हमारे अंदर है, और हम ये भूल गए हैं कि हम क्या हैं। तो ये इग्नोरेंस पहली चीज। दूसरी है नोइंग द नॉट सेल्फ, दैट इज बॉडी, डिजायर, माइंड एक्सेट्रा टू बी सेल्फ। ये बॉडी, डिजायर, माइंड जिसके साथ हम कार्य करते हैं, उसको ही, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, हम वो ही समझ लेते हैं कि हम यही हैं, इसके बियॉन्ड नहीं है। तो ये चीज जो है यहाँ पे हमको पूरी तरह बंधन में डाल देती है कि जो शरीर हैं उनको हम नहीं समझ पाते और उनको अपना समझ लेते हैं, और जो हम नहीं हैं उसको हमने समझ लिया कि हम हैं। तो इस तरीके से हमारे अंदर पूरी तरह इग्नोरेंस आ जाता है और हम बंधन में आ जाते हैं। अभी देखें इस बंधन के बारे में, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में एनी बेसेंट जी कह रही हैं कि हमको डिवाइन मेजर एंड द एक्सेस ऑफ ग्रोथ, ये थर्ड लोगोस हमको गवर्न करते हैं, जो एटम बनाते हैं हमारा, उसकी वजह से मिलता है। तो वहां पे भी हमारे लिए लिमिटेशन है। दस वी रिसीव अवर मैटर एंड कैन नॉट अल्टर इट। हम इसको अल्टर नहीं कर सकते जब तक हम इवॉल्व नहीं हो जाते। तो इस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। कश्मीर शैविज्म में इसको दूसरी तरीके से समझाया गया है। अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैविज्म और त्रिका शैविज्म, देयर आर मलाज। यहाँ इसको मल कहा गया है, जिसको कहें हम डस्ट, डर्ट या इम्प्यूरिटी, ग्लॉस, किसी भी तरह इसको कहें। तो इट कंसील्स एंड कवर्स एंड लिमिट्स द प्योर गोल्ड ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। जो ईश्वरीय हमारे अंदर चेतना है, ये प्योर गोल्ड है, ये पूरी तरह छिप जाता है इस मल की वजह से। इट इज ऑफ थ्री फॉर्म, ये तीन तरह का मल होता है। पहला है आणव मल, दूसरा है मायाई मल, और तीसरा है कर्म मल।
तो इस तरह ये 3 मल कहलाते हैं। एज यूज्ड इन दिस सिस्टम, मल मीन्स कॉस्मिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक लिमिटिंग कंडीशन which hampers the free expression of the spirit. Anamal is the main primal limiting condition which reduces the universal consciousness to an anu, a small limited entity. It's a cosmic limiting condition over which individual has no control. ये अणावमल, ये मेन मतलब प्राइमल लिमिटिंग कंडीशन है जिसकी वजह से इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता और हम बंधन में होते हैं। दिस इज दैट जीवा कंसीडर्स हिमसेल्फ अपूर्ण, इसकी वजह से जीव अपने को अपूर्ण समझता है, इंडिविजुअल सोल जो है, और वो पूरी तरह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कटा रहता है या उसके साथ उसका साक्षात्कार या वो उसको समझ ही नहीं पाता है। अणुमल किस वजह से है ये देखें। इट इज ड्यू टू द वंडरफुल पावर ऑफ शिवा। पहली चीज तो ये है, ए पर्सन में कंसील एवरीथिंग बट ही कैन नॉट कंसील हिज ओन नेचर। नॉर्मली हम सब लोग अपना रियल नेचर नहीं छिपा सकते, बट शिवा हैज दिस वंडरफुल पावर ऑफ वेलिंग हिज रियल नेचर। दिस सेल्फ वेलिंग पावर ऑफ शिवा इज नोन एज महामाया। इसको महामाया कहा गया है। इन द अणु द लिमिटिंग इंडिविजुअल दैट सेल्फ वेलिंग वर्क्स एज मल। This self-willing is a technique or a stratagem for the play of life. वो कहते हैं कि हम अपने इस लाइफ में खेलने के लिए आते हैं, प्ले करते हैं और मल्टीपल फॉर्म्स में प्ले करते रहते हैं और अपने सेल्फ को पूरी तरह छिपा लेते हैं। अब यहाँ पे थर्ड सूत्र आता है जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि क्या ये आणव मल के अलावा और भी कोई कारण है बॉन्डेज का? तो कहा जा रहा है कि हाँ, और भी हैं, जैसे कि मायाई मल और कर्म मल। तो अब हम तीसरे सूत्र में आते हैं। तीसरा सूत्र है योनिवर्गः कला शरीरम। माया, class, function and vehicle of consciousness determine the nature of mental knowledge, which is the source of bondage. यहाँ पे तैमिनी जी कहते हैं कि योनि जो है वो टेक्निकल टर्म है फिलॉसफी में जिससे कि माया को समझा जाता है। The whole universe is considered in Hindu philosophy to be result of माया और प्रकृति। माया और प्रकृति के कारण ही हम इस बंधन में हैं और इट इज कंसिडर्ड द वुम ऑफ द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स। ये सारा का सारा जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है ये वुम कहलाता है या माँ का गर्भ कहलाता है जिसमें हम सब पलते बढ़ते और इवॉल्व होते हैं। तो ये प्रकृति माया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्गा। The word varga means class. The nature of illusory knowledge which binds the soul also depends upon the class of vehicle in which the soul is engaged. यानी हम जो हैं जिस शरीर में रहते हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये वर्ग यानी किंगडम्स को कहा गया है कि डिफरेंट किंगडम्स जो हैं उनके अंदर अलग अलग सोल्स के डिफरेंट लक्षण हैं और उसकी वजह से हम लोग जो हैं उसमें बंधे रहते हैं। अब हम आगे आते हैं कि माया क्या है। ये मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिफरेंशियल वर्ड। विद इन माया रिसाइड्स द मलास और इम्प्यूरिटी। इस माया की वजह से ये जो मल आया है इम्प्यूरिटीज, इसको मायाई मल कहते हैं और जिसमें हमारी अवेयरनेस कम हो जाती है और हम ये भूल जाते हैं कि हम अवेयर हैं, हमको शिवत्व को जानना है, रियलाइज करना है, ये हम भूल जाते हैं। अवेयरनेस हमारी समाप्त हो जाती है और हम ड्युअलिटी में वर्क करते हैं। यानी कोई भी दुनिया में चीज है, अच्छा बुरा ठंडा गर्म, इस तरीके से ड्युअलिटी में जीते हैं, वननेस को भूल जाते हैं। मायाई मल जो है ये हमको प्रोवाइड करता है फिजिकल और साइकिक व्हीकल्स जिसमें कि हम बंधे रहते हैं और बार बार इस दुनिया में आते हैं और इससे अनुभव लेके दोबारा से आते हैं और कैबिन और कन्फाइंड रहते हैं इन बॉडीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेकंड वर्ड है इस सूत्र में, वो है कला शरीरम। कला शरीरम डिस्क्राइब्स द एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्शन कला।
divides temporal appearance in thought and form. When an action enters your body, yourself in knowledge and your mind in your thought and leaves an impression on you. तो इस तरीके से जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमारे थॉट्स के ऊपर असर पड़ता है और हमारे ऊपर इम्प्रेशन छोड़ जाता है, जिसकी वजह से हम बार बार वो ही दोहराते रहते हैं क्यूमुलेटिव थॉट्स को, और यही संसार बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग बार बार एक जन्म से दूसरे जन्म में लेके आते हैं और इसमें ही पड़े रहते हैं। ये जो इम्प्योरिटी ऑफ एक्शन है, जिसको कर्ममल कहा जा रहा है, ये चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों से ही हमको निकलना है। और ये चाहे यू विल विद गुड एक्शंस यू विल फॉल, विद बैड एक्शंस यू विल फॉल। whatever we think, whatever we do will draw us deeper further into manifestation, और हमको ये बार बार उसमें ही खींचता रहता है और हम बार बार इस प्रकृति के उस चक्र में बंधे हुए बार बार आते और बार बार जाते रहते हैं और इसका कॉन्शियसनेस को अपनी एक्सपैंड नहीं कर पाते। अब हम आगे आए कि ये माया किस वजह से है। माया जो है, दिस इज मदर ऑफ ऑल अपरेंट फॉर्म एंड हर मोड्स ऑफ क्रिएटिविटी आर द थ्री गुणास। अब ये तीन एक्टिविटी जो भी करते हैं ये माया, ये सत्व रजस और तमस गुण की वजह से करते हैं। हम सब लोग जानते हैं सत्गुण, तमस गुण और रजस गुण, और हम बराबर इनमें ही कार्य करते रहते हैं। यूनिवर्स में अगर हम देखें, कोई भी गुण के साथ हम एक हो जाते हैं और ये इम्बैलेंसेस बराबर चलते रहते हैं। कभी हमारे ऊपर सद्गुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमस गुण। तो इस तरह हमारी कॉन्शियसनेस को ये पूरी तरह डोमिनेट किए रहते हैं और हम अवेयरनेस को भूल जाते हैं कि हमको निर्गुण होना है, इन सबसे अलग होके जीना है, इनसे अलग रहना है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इस कंपल्शन से हम इन गुणों से अपने को निकलने का सोचें, और इस रेपिटेटिव पैटर्न्स को ये कहा जाता है कि देखें बार बार कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं वही पैटर्न, तो उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इससे हम अपनी कॉन्शियसनेस या चेतना में डिटैचमेंट ला सकते हैं और शक्तियों को जो हमें बार बार डिल्यूट कर रही हैं, वो अज्ञान जो हमें जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं, उससे अलग हो सकते हैं। जब तक हम इनके अंदर पड़े रहते हैं अपनी प्रोक्लिविटीज और कंपल्शन की वजह से, ये जो गुणों के अंदर बरतते रहते हैं, तब तक हम इससे निकल नहीं पाते। तो इसलिए हमको इनसे निकलने की आवश्यकता है और बार बार जो हम बर्थ लेते हैं लिबरेशन के लिए, इसमें हम अपने प्रयत्न करें और अपने अंदर, जैसे कि ऊपर कहा गया है, इसको पैटर्न को समझें, ऑब्जर्व करें, तो हम इससे निकल सकते हैं। भगवत गीता में इसके बारे में बहुत अच्छा एक सूत्र है, 5वें अध्याय के 8वां सूत्र है। वो कहते हैं, द नोअर ऑफ ट्रूथ थिंक्स आई डू नॉट डू एनीथिंग, इट इज ओनली द सेंसेस ऑपरेटिंग। सब सेंस ही ऑपरेट करते रहते हैं, अर्थात हम लोग गुणों में ही वो पड़े रहते हैं, उनके साथ एकाकार कर लेते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ये सब में ही अपने को अलग कर लेते हैं, इन सब से अलग नहीं हो पाते। तो इससे अलग होने की आवश्यकता है। As long as we identify with the vehicles and remain deluded by illusory multiplicity, we are playing by Maya. हम माया के ही जाल में फंसे रहते हैं और उसी खेल में लगे रहते हैं। When we wake up, we can once again access our free will. और जब भी हम जागें तो अपनी फ्री विल को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम चौथे सूत्र में आते हैं। चौथा सूत्र है ज्ञानाधिष्ठानम मात्र का। The subtle structural basis of all kinds of knowledge which appear in the mind are the specific powers present in the sound corresponding to the letters of alphabet or other modes of motion. इसके बारे में कुछ चीजें हम जाने कि जैसे अनमैनिफेस्ट की हम बात करते हैं। इन दी अनमैनिफेस्ट दिस रियलिटी एग्जिस्ट इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विच इज होल परफेक्ट एंड इनडिवाइजिबल। अभी हमने पहले सूत्र में ये चीज समझी थी कि ये जो अनमैनिफेस्ट रियलिटी है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में है और ये पूर्ण है, परफेक्ट और इनडिवाइजिबल। और जब मैनिफेस्टेशन में आती है तो इसमें चेंज होता है।
चेंज क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है इसमें, और ये इस नेचर का होता है कि ये मिस्टीरियस काइंड की साउंड निकलती है, ऐसा कहा जाता है। एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ साउंड इज इमर्ज। दिस साउंड इज नॉट द सेम एज फिजिकल साउंड। ये जो साउंड आती है, ये फिजिकल साउंड नहीं है। हालांकि जो फिजिकल साउंड हम इस दुनिया में सुनते हैं, ये उसका पार्शियल और लिमिटेड एक्सप्रेशन है, परंतु ये वो साउंड नहीं है जो यहाँ पे बात की जा रही है मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में। जब ये डिस्टरबेंस या अपीयर होता है नेचर में तो दिखता है। ऑकल्ट डॉक्ट्रिन के हिसाब से आई के तैमनी जी कहते हैं कि ये ऑब्जर्व फिनोमेना किया जा सकता है माइंड के द्वारा। ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है डिफरेंशिएटेड साउंड का, बहुत कई तरीके की साउंड्स का एक कॉम्बिनेशन है ये। The relation is exact and mathematical in nature। आगे तैमनी जी कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप या जो इनके बीच का रिलेशन है साउंड का और माइंड का, ये बिल्कुल मैथमेटिकल है। बिकॉज साउंड इज ए वाइब्रेशन एंड हैज ए मैथमेटिकल बेसिस। क्योंकि हम जानते हैं जो साउंड है वो वाइब्रेशन है और इसका मैथमेटिकल बेसिस है। तो वी हैव टू वर्ल्ड, one of the mind and the other of the sound existing side by side in the most intimate and exact relationship। तो यहाँ पे दो दुनिया की बात की जा रही है। ये कहना है एक माइंड से हम जो समझते हैं वो है, और दूसरा ये साउंड जो डिफरेंट तरीके की साउंड्स है आपस में मिक्स है, इसकी बात की जा रही है, जो कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। द वर्ल्ड ऑफ माइंड इज सब्जेक्टिव इन नेचर। अब हम जाने माइंड का जो सब्जेक्ट है, जो वर्ल्ड है, वो पूरी तरह सब्जेक्टिव नेचर का है, क्योंकि इसमें बहुत विविधता होती है। एंड इट इज रूटेड इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस और द शिव तत्व ऑफ द हिंदू फिलोसफी। ये जो हम लोग अभी प्यूरिटी की बात कर रहे हैं, शिवत्व की बात कर रहे हैं, डिवाइन कॉन्शियसनेस में, शिव में रूटेड है। ये जो माइंड प्रिंसिपल की बात की जा रही है, वर्ल्ड ऑफ माइंड। और दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑफ साउंड इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड रूटेड इन डिवाइन पावर, जो अभी हमने बात करी। ये पावर एस्पेक्ट जब आता है शक्ति तत्व, उसमें रूटेड है। Each aspect and expression of one is related mathematically and to its corresponding aspect and expression of the other, and combining harmoniously to form a perfect। अब हम देखें ये मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है, ये कह रहे हैं माइंड की, जिससे इसको समझा जा रहा है। और ये जो साउंड्स है, इन दोनों की जो दुनिया है, इनका एक कम हारमोनियसली कंबाइन होते हैं, इनमें एक सामंजस्य है जो कि परफेक्ट होल बनाता है। इट इज दीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड विच लाई एट द बेसिस ऑफ मेंटल स्टेट and phenomena which in their totality or integrated state are called मात्रका in the aphorism under discussion। यहाँ पे जो मात्रका की बात की जा रही है, ज्ञानाधिष्ठानम मात्रका, सारा ज्ञान जो है वो इस मात्रका में ही है। इसको हम यहाँ पे समझें तो ये मात्रका दोनों साउंड और मेंटल स्टेट दोनों के बेसिस, ये फिनोमिना मिला के इंटीग्रेटेड स्टेट जो बनता है, उसको मात्रका कहा गया है। Matrika is universal mother and her power of sound as pulsating frequencies that pervades letters, and hence all objects which are known by letter that make up words। सारे इससे लेटर्स से जो वर्ड्स बनते हैं, और जो भी सारा नॉलेज है, वो सारा नॉलेज दुनिया भर का कोई भी किसी भी तरीके की नॉलेज या ज्ञान, ये सब इन्हीं वर्ड्स से बनाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि मातृका है। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, हर वर्ल्ड की एक अधिष्ठात्री देवी होती हैं, तो उसको अलग अलग, जैसे जैसे ये हम लोगों ने अभी बात की थी कि ये शक्ति तत्व में यहाँ पे इसको मातृका कहा गया है। और अलग अलग आगे जैसे हम बढ़ते हैं, इन सब के अंदर हम देखते हैं कि ये सारी दुनिया का सारा ज्ञान इससे ही डिराइव किया गया है। अब हम पांचवें सूत्र में आते हैं, उद्यमो भैरवा। उद्यम मीन्स strenuous effort, energy, exertion, firm resolve। Bhairav, one of the 8 forms of Shiva symbolizing Akash, tremendous, terrible।
काश्मीर शेविज में भैरव का अर्थ कहलाता है वननेस, और ये वननेस वो वननेस है जिसमें कि हम जानते हैं शिव जो है सारी चीजों को एक साथ रखते हैं और सारी फोर्सेस को कंस्टिट्यूट करते हैं जो यूनिवर्स की है। यानी कि अभी हम कहेंगे भैरव मीन्स भा रा वा, भा से भरण, इंडिकेट्स द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड, ये विश्व जो बना है इसका मेंटेनेंस, भरण, इसको भा से कहा गया है। और रा से रवण, विड्रॉल और एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको हम कह रहे थे समाप्त हो जाना, वो विड्रॉल हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है वर्ल्ड का, इस विश्व का। और वमन, वा, वा से वमन, प्रोजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, फिर से इसका प्रोजेक्शन, जो बात हमने अभी अपीयरेंस की थी। तो इस तरह भैरव का जो अर्थ है ये वननेस है, और भगवान शिव की पूरी शक्ति है कि वो मेंटेनेंस, विड्रॉल, एब्जॉर्प्शन और प्रोजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड करते हैं। ये वननेस, ये भैरव, ये चीज को समझने की बात है। जब एक इंसान वहां पे इतना उद्यम कर सकता है तो वो भैरव कहलाता है। कंसील्ड विद इन ईच ऑफ अस the right to become the one, or rather we in fact return to oneness। जब हमारे सबके अंदर ये जो विजडम कंसील्ड है और हम रिटर्न पे आ जाते हैं, या हमारे अंदर पूरा प्यूरिफिकेशन आता है, तो हम इस ओरिजिन पे आ सकते हैं। फॉर देयर इज द वंडरस पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टेंट एनलाइटनमेंट। इंस्टेंट एनलाइटनमेंट उन कुछ योगियों के लिए है जिन्होंने पीछे बहुत कार्य किया है जीवन में और अभी इसके लिए तैयार हैं। Who by active effort and by heroic sheer intensity of their one pointed focus can expand their consciousness। तो अपनी consciousness को इतना expand कर सकते हैं instantaneously in a flashing forth of universal consciousness and become भैरव, और वो भैरव का रूप ले लेते हैं, अर्थात वो वननेस हो जाता है और इससे सृष्टि से ऊपर उठ जाता है। The seeker must be capable of absorbing the kind of awareness। ये इस तरीके की अवेयरनेस, पूर्ण अवेयरनेस उसके अंदर आ जानी चाहिए, तब ये इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है। ये भैरव स्टेट क्या है और इसमें फ्लैशिंग फॉर्थ का एक्सपीरियंस क्या है, इसको हम दूसरे एक स्टोरी से समझ सकते हैं। कि एक सीकर गुरु के पास आता है और कहता है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, और स्पिरिचुअल मास्टर उस समय नदी में नहा रहे थे। उन्होंने कहा तुम आ जाओ तुरंत, अभी तुम्हें बताते हैं एनलाइटनमेंट कैसे होगा। तो वो उस शिष्य को पकड़ के और पानी के अंदर डुबो देते हैं। वो पूरी तरह परेशान जब होने लगता है और उसको लगता है कि अब बहुत परेशान हो गए, तब उसका सर निकालते हैं, उससे कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर इतना क्या नाम है एनलाइटनमेंट के लिए तड़प होगी, जब तुम इतने ज्यादा, जैसे तुम अभी सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, तब तुम आना मेरे पास, तब तुम्हें टीचिंग में दे सकता हूँ, या तभी तुम तैयार होगे। तो ये एग्जाम्पलीफाई करता है कि भैरव के लिए हम कब तैयार हैं, या कब हमारे अंदर रियल नेचर, हमारा जो सारे ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हमने हटा दिया है। अदरवाइज हम लोग जो है, जो बहुत प्रगल्भ हैं, बहुत इवॉल्व हैं, उनको ही इस भैरव की तैयारी हो पाती। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो शक्ति चक्र संधाने विश्व संघारा, ये छठा सूत्र है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संघारा। By contemplation on the center through which divine power descends and manifests, the universe consciousness reverts to its original pure state, and so the universe as a separate mental phenomena disappears। आगे तैमनी जी ने इसका ये ट्रांसलेशन किया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शक्ति चक्र संधान से जो विश्व संहार की बात की जा रही है वो क्या है। ग्रेट पॉइंट is a kind of a threshold
separating the world of reality in the unmanifest and the unreal world existing on different planes in the realm of manifestation. अब हम इसको समझें, जो महाबिंदु की बात हमने अभी शुरू में भी करी थी, पहले में सूत्र में भी और उसके बाद भी, ये कह रहे हैं ये एक थ्रेशोल्ड है, प्रवेश द्वार है महाबिंदु, जो सेपरेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ रियलिटी को, यानी जो शाश्वत दुनिया है या जो सच्चाई है, सत्य है, और जो अनमैनिफेस्ट का पार्ट है, और जो अनरियल वर्ल्ड है, यानी जो ये विश्व है, एग्जिस्टिंग विश्व, रेल्म ऑफ मैनिफेस्टेशन में, इन दोनों के बीच में वो प्रवेश द्वार है महाबिंदु। अर्थात उसके एक साइड जो है अनमैनिफेस्ट है, और एक साइड में सारा का सारा ये मैनिफेस्ट वर्ल्ड या यूनिवर्स है, जिसको कि हम देखते हैं इस जगत में सृष्टि कहते हैं, जो बार बार बनती है और बिगड़ती रहती है, जिसकी अभी हमने बात करी। ऑन वन साइड ऑफ द थ्रेशोल्ड, इस प्रवेश द्वार के एक साइड पे रियलिटी है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी। उसके एट्रीब्यूट थे होल, परफेक्ट एंड इंटीग्रेटेड, इस प्रवेश द्वार के। And on the other side of the manifested world of infinite variety of phenomena, which we generally refer to as universe or as विश्व in the संस्कृत। एक साइड में तो अनमैनिफेस्ट है, जिसको हमने रियलिटी को कहा, जो होल, परफेक्ट, इंटीग्रेटेड है, और दूसरी साइड में सारा विश्व है, मैनिफेस्टेड सृष्टि है। ये महाबिंदु की बात की जा रही है। उसके एक साइड में इधर अनमैनिफेस्ट जो हम जानते हैं, उसके अंदर यह महाबिंदु है, और उसके दूसरे साइड ये जो है सारा का सारा विश्व है, जो कि उसका पार्ट है, और उसके अंदर ही बनता है और उसके अंदर ही समाप्त हो जाता है ये विश्व। We should note that the great point through which Shakti descends from the unmanifest and creates manifested universe is not only the center from which the mental universe is projected, and not only the source of power which is running the machinery of the universe, but is also a point from which the manifested universe can be seen in its true form. अब यहाँ पे ये देखें हम, ग्रेट पॉइंट जो महाबिंदु है, जहां से शक्ति अवतरित होती है और पूरा अपना मैनिफेस्टेड वर्ल्ड को बनाती है, और मेंटल प्रोजेक्शन जो होते हैं, ये शक्ति का पूरा यहाँ मशीनरी होती है सृष्टि के अंदर। और अनमैनिफेस्ट पे हम जानते हैं वो ग्रेट पॉइंट बस वहां पे है, और ये सारा का सारा सृष्टि दिखती है। इफ एन इंडिविजुअल, नेक्स्ट पॉइंट है, कैन रेज हिज कॉन्शियसनेस एंड कैन सी द यूनिवर्स थ्रू द ग्रेट पॉइंट एंड कैन रियलाइज द फेनोमिनल नेचर। अगर कोई व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को इतना आगे तक बढ़ा सकता है या ऊंचाई पर उठा सकता है कि वो ग्रेट पॉइंट जो महाबिंदु की बात की जा रही है उसको रियलाइज कर लेता है, और सारी जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, यानी सारी सृष्टि को देख सकता है नीचे से ऊपर तक, और अपने को इन इल्यूजन से पूरी तरह, जिनसे हम ग्रसित हैं इस दुनिया के अंदर, अपने को मुक्त कर लेता है इस यूनिवर्स के, तो वो ओरिजिनल प्योर स्टेट में आ सकता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल उस ऊंचाई तक उठ जाए जहां पे कि महाबिंदु की हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति चक्र। व्हेन मैनिफेस्टेशन टेक प्लेस आफ्टर ए पीरियड ऑफ प्रलय through the great point, and the various tattvas or principles descend from the unmanifest to perform their various functions in the realm of manifest. Every principle has its own particular center through which its forces and powers descend into the various organisms to perform their respective functions. अब शक्ति चक्र को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन होता है जब प्रलय के बाद, तो जो अभी हमने बात की थी कि शक्ति अलग हो जाती है शिव से ग्रेट पॉइंट के द्वारा या महाबिंदु के द्वारा, और ये सारे के सारे तत्व ये बन जाते हैं जो कि 36 हैं प्रिंसिपल तत्व के,
आज तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेंगे। ये सारे के सारे 36 तत्व हैं। तो ये मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में हम देखें तो इनके एक एक जो तत्व हैं, इनके पर्टिकुलर सेंटर हैं, और ये अपने फोर्सेस या पावर्स के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा काम करते हैं अलग अलग जीवों के अंदर, और जो उनके रेस्पेक्टिव फंक्शंस हैं, यानी वो केंद्र उनके अंदर भी हैं, हर जीव के अंदर। ये जो जितने हमारे पॉइंट्स की बात यहाँ पे की जा रही है मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में, जब ये प्रिंसिपल्स उतरते हैं तत्वास, तो उनके साथ इसका करस्पॉन्डेंस होता है। तो ये चक्र की बात आती है, हम आगे और समझते हैं। ईच सेपरेट मैनिफेस्टेड सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म is interspersed with such mysterious and hidden centers, whether organism is macrocosmic और microcosmic। चाहे ये सूक्ष्म जगत में, चाहे स्थूल जगत में कोई भी प्राणी है, तो प्रत्येक प्राणी के अंदर ये जो है सारे के सारे सेंटर्स रहस्यमय रूप से छिपे हुए केंद्र होते हैं। हम सब के अंदर हिडन सेंटर्स होते हैं। ईच ऑफ दीज सेंटर्स कॉल्ड ए चक्रा इन संस्कृत। इन सब केंद्रों को जो हम सबके अंदर छिपे हुए हैं, और ये करस्पॉन्डिंग है जो तत्वास के साथ, ये ऊपर से उतरते हैं, और हम इन सबको जो है ये सारे चक्रास को ही केंद्र को चक्रास कहते हैं, जिसमें चेतना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक मूव कर सकती है, मतलब अनइम्पीडेड। तो ये जो चक्रास हैं, संस्कृत में इनको चक्रा कहते हैं। तो ये शक्ति चक्र की बात की जा रही है। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में समझ लेते हैं क्योंकि समय होने वाला है। In the highest stage of meditation, the consciousness of yogis evolved to an extent that he becomes one with that reality, and direct perception of the truth underlying that reality takes place within the deepest layers of his own consciousness. जैसे जैसे मेडिटेशन की स्टेज में कोई योगी आगे बढ़ता जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस कार्य कर सकती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सारे चक्रास के द्वारा, और उसकी कॉन्शियसनेस हर प्लेन के ऊपर हायर से लोअर तक कार्य कर लेती है, तो वो ये समाधान या जब संधान की बात की जा रही है, एक शब्द आया था शक्ति चक्र संधाने, शक्ति चक्र का संधान कर सकता है। विश्व संहारा हियर मीन्स दैट ही इज मर्ज्ड इन द सोर्स। जो स्रोत है उसके साथ वो एक हो जाता है, या संहार के माने समाप्त नहीं हो जाता। वेयर फ्रॉम ही वॉज डिसेंडेड, or in other words, the universe disappeared from his mind by becoming assimilated with consciousness or reality। हम इसको कह सकते हैं कि वो माइंड प्रिंसिपल उसके अंदर समाप्त हो जाता है और वो अपनी दुनिया है उसको समाप्त कर लेता है। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त करेंगे। और विश्व संहारा, इसमें और कुछ भी नहीं होता, ये विश्व का संहार हो जाता है, अर्थात जो उसके अंदर जो मन जो बना था और जो ये माइंड प्रिंसिपल था, ये डिसअपियर हो जाती है। सारी दुनिया, सारी सृष्टि उसके लिए, इससे वो ऊपर उठ जाता है, इस दुनिया से सृष्टि को पूर्ण रूप से विजयी हो जाता है या जीत लेता है आगे के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। Thank you very much that you have patiently heard me. I have tried my best to share my thoughts with you. Kindly ignore my shortcomings. Now I request you to please unmute and add or share anything you wish to. हेलो माथुर जी। हाँ, बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेनेशन किया। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट। शिव शिव सूत्र ने शक्ति और शिव, इन दोनों का जो वर्णन उसमें किया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़ी सिंपल भाषा में आपने बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अभिनंदन आपका कि बड़े अच्छे ढंग से ये तत्व को आपने थियोसॉफी के लाइट में दुनिया के सामने रखा है। धन्यवाद। हेलो सर, नमस्कार। माथुर साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। मुझे सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। कला और कर्म में क्या डिफरेंस है, और आणविक मल जो है वो थोड़ा समझना था। नहीं, कला और कर्म, देखिए कला जो है
वो हमारा एक तत्व है। जैसे माया आती है, पहले मैं कला की बात कर लेता हूँ। तो माया के 5 कंचुक कहलाते हैं, जो तत्व की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो माया के 5 कंचुक हैं, उनमें सबसे पहला कला है। हम कोई भी व्यवसाय, कहाँ पैदा हुए हैं, क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या हमारा प्रोफेशन है, उसको हम जो जानते हैं उसमें ही हम भूल जाते हैं, और वही हमारी कला है। और ये ही अज्ञान है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं। और हम सब कर्तृत्व भाव जो हमारे अंदर शिवत्व था, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, उनको हम भूल जाते हैं। सिर्फ उतने को ही याद रख पाते हैं कि हम वो हैं। सपोज कीजिए हम जैसे एडवोकेट हैं, हम प्रोफेसर हैं, कुछ भी है, हम उतना ही याद कर पाते हैं। मेरे हिसाब से ये कला है जो कि 7वां तत्व कहलाता है। और कर्म की बात जो करें तो कर्म तो सभी चीजों में बंधा हुआ है। कर्म तो हम अलग अलग समय पे कर्म का इससे डायरेक्ट मेरे हिसाब से कोई रिलेशनशिप नहीं है जो मैं ठीक है समझ सर, पा रहा हूँ। समझ गया है। ये बात समझ में आ गई। ये आणविक मल जो आपने बताया वो थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो बता देते हैं। आणविक मल जो है, एक तो यहाँ पे मल की बातें की गई हैं कि ये जो मल है, ये ड्रॉस है, जिसकी वजह से हम रियलिटी को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हम इसके अंदर ही, मतलब जो बंधन है उसको ही समझ लेते हैं। आणविक मल हमने बात की थी कि ये मलामल कहलाता है। मेन सबसे प्राइमल कंडीशन है, सबसे मेन मल कहलाता है अणव मल, जिसकी वजह से हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हम भूल जाते हैं और एक अणु या एक अणु के अंदर सीमित हो जाते हैं। इसीलिए इसको आणव बोलते हैं। अणु से आणव बना, आणव मल, इसको अणु बोलते हैं। और इसके अंदर हम लिमिट हो जाते हैं। एक कॉस्मिक लिमिटिंग कंडीशन कहलाती है, जिसका कि इंडिविजुअल का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। और जो जीव है वो अपने को इम्परफेक्ट समझ लेता है और पूरी तरह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कट जाता है। मेरी समझ में ये है, और कोई इसको अच्छे से और समझा सकता है, क्योंकि यहाँ पे और भी काफी अच्छे से समझ जाने वाले लोग हैं। बताएं अगर किसी को और जो मेरे समझ में आए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर वेरी मच। बहुत अच्छा मास्टर साहब, आपने नमस्कार दिवाकर जी, नमस्कार। लोगों को समझाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सिंपल सिंपल भाषा में और बहुत बड़ी बात आपने हम लोग को दिखा समझाया। आई थिंक वी हैव ऑल बीन बेनिफिटेड बाय दिस। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। दिवाकर जी। किसी और ने कोई बात शेयर करनी है या है तो हम लोग करें, नहीं तो समय हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी ओवरशूट द टाइम। हम इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे डॉक्टर राजीव गुप्ता जी पातंजलि योग सूत्र पे अपने टॉक को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम पातंजलि योग सूत्र पे होगा हमारा टॉक, नेक्स्ट सैटरडे 4 तारीख को। और किसी को कोई ऐड करना है, कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो अब हम लोग क्लोज करेंगे प्रेयर करके। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।